एक बार फिर से हम जुड़ रहे हैं बायोलॉजी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। हम कर रहे थे आवृत बीजी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसमें हमने नर युग्मकोद्भिद की संरचना एवं नर युग्मक के निर्माण को पढ़ लिया था। उसके बाद में हमने देखा था कि किस तरीके से एक पुष्प के ऊपर एक अंडक का निर्माण होता है, किस तरीके से उसका आध्यक या प्रीमोर्डिया का निर्माण होता है, जो कि वृद्धि करके एक अंडक या जायांग का निर्माण करता है। जायांग एक अंडक भी या बहुअंडक भी किन स्थितियों में होता है, इसके बारे में हम अध्ययन पिछली क्लास में कर चुके हैं। अभी का जो हमारा अध्ययन है वो क्या है कि एक गुरु बीजाणु पर्ण, एक गुरु बीजाणु पर्ण में निर्मित होने वाली एक विशिष्ट संरचना जिसका नाम है गुरु बीजाणु धानी की संरचना कैसी होती है। कहने का मतलब ये होगा कि हमें गुरु बीजाणु धानी की संरचना के बारे में अध्ययन करना है। इस वीडियो के अंदर हम गुरु बीजाणु धानी की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें पहले हमें ये जान लेना है कि हम गुरु बीजाणु पर्ण किसको कहेंगे। तो इसके अंदर हम नाम लिखेंगे अंडक, जिसको अंग्रेजी भाषा में हम बोलते हैं कार्पल। इस कार्पल को हम क्या बोलते हैं? गुरु बीजाणु पर्ण कहते हैं, जो कि एक अंडक से भी जायांग का निर्माण हो सकता है या अधिक अंडकों से जायांग का निर्माण हो सकता है। ये चीज हम पहले कर चुके हैं। अब देखिएगा साहब, गुरु बीजाणु धानी हम किसको बोलेंगे? तो गुरु बीजाणु धानी, गुरु बीजाणु पर्ण अर्थात अंडक, अंडक के अंदर निर्मित होने वाले बीजांड को, अंडक के अंदर निर्मित होने वाले बीजांड, या इसको अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं ओव्यूल। इस ओव्यूल को क्या बोलते हैं? गुरु बीजाणु धानी बोलते हैं। अब इस गुरु बीजाणु धानी के अंदर किसका निर्माण होगा? गुरु बीजाणु धानी के अंदर निर्माण होगा मादा युग्मकोद्भिद का, युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद, फीमेल गैमेटोफाइट का। और फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो हम किसको बोलेंगे? इसके अंदर निर्मित होने वाला एम्ब्रायोसेक या भ्रूण कोश, भ्रूण कोश, ये क्या कहलाएगा? हमारा मादा युग्मकोद्भिद कहलाएगा। और मादा युग्मकोद्भिद के अतिरिक्त इसके अंदर और क्या बनेगा? इसके अंदर जब मादा युग्मकोद्भिद का विकास होगा तो निर्माण होगा किसका? मादा युग्मक का, मादा युग्मक का। और ये मादा युग्मक जो है ये हम किसको बोलेंगे? अंड कोशिका को। किसको बोलेंगे? अंड कोशिका को। इस मादा युग्मक जो है इसको हम और क्या बोल सकते हैं? इसको गुरु बीजाणु भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? गुरु बीजाणु भी बोल सकते हैं। तो देखिएगा, गुरु बीजाणु पर्ण अर्थात अंडक के अंदर गुरु बीजाणु धानी अर्थात बीजांड या ओव्यूल का निर्माण होगा, जिनकी संख्या एक या अधिक हो सकती है। उसके बाद में बीजांड के अंदर की कुछ कोशिकाएं जो है वो किसका निर्माण करेगी? मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करेगी। और मादा युग्मकोद्भिद जो है इसके अंदर ही निर्माण होगा किसका? गुरु बीजाणु अर्थात मादा युग्मक अर्थात अंड कोशिका का निर्माण होगा, जो कि निषेचन के पश्चात भ्रूण का निर्माण करने में सहायक होगी। अब हमें पढ़ना क्या है इस वीडियो में? इस वीडियो में हमें पढ़ना है गुरु बीजाणु धानी अर्थात बीजांड अर्थात ओव्यूल की संरचना। तीनों नाम एक ही चीज के। तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूं? बीजांड या
गुरु बीजाणु धानी की संरचना। टॉपिक क्या रहेगा? बीजांड या गुरु बीजाणु धानी की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल और मैक्रो स्पोरेंजियम। क्या लिखा? मैक्रोस्पोरेंजियम, गुरु बीजाणु धानी की संरचना। गुरु बीजाणु धानी हम किसको कहते हैं? ओव्यूल को कहते हैं। और हमने पढ़ा है कि ओवरी जो होती है उसकी इनर वॉल जो होती है, ओवरी जो है इस तरीके से है, ये मैं ओवरी का टीएस बना रहा हूं, तो ओवरी इस तरीके से, और ओवरी के अंदर है क्या? अंडक जो है वो मिले हुए हैं। यदि वो एक अंडक भी अंडाशय है तो उसके अंदर एक ही अंडक है जिसके फलक और आपस में मिले हुए हैं। एक से अधिक अंडक है तो ऐसी स्थिति में कई सारे अंडक जो है वो मिले हुए हैं और उनके अंदर बीजांड जो है उनका विन्यास अलग अलग होगा, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। जहां पर इनके अंडक आपस में मिलते हैं, अंडक की जो फलक कोर होती है वो आपस में जिस जगह मिलती है उस जगह कुछ विभाज्योतकी कोशिकाएं जो है वो अति वृद्धि करती है और अति वृद्धि करके यहाँ पर किसका निर्माण कर देती है? बीजांडासन का निर्माण करती है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। अभी ये जो प्लेसेंटा निर्मित हुआ, विभाज्योतकी कोशिकाएं हैं, मेरिस्टेमिक सेल्स है, इन मेरिस्टेमिक सेल्स से ही इनके ऊपर ही प्रीमोडिया निर्मित होंगे और वही प्रीमोडिया फिर आगे चलकर किसका निर्माण करेंगे? एक पूर्ण विकसित बीजांड का निर्माण करेंगे। तो ये जो बीजांड है ओवरी के अंदर प्लेसेंटा के ऊपर निर्मित है। तो यहाँ पर मैंने एक यहाँ पर लाइन खींची हुई है और ये लाइन जो आप देख रहे हैं, ये लाइन क्या है? इसको मैं नाम दे रहा हूं प्लेसेंटा। अर्थात बीजांडासन, जिसके ऊपर बीजांड का निर्माण होना है। अब जहां पर बीजांड का निर्माण होना है उस आसन से एक तंतुनुमा संरचना निकलती है, जो कि आधारी भाग से प्लेसेंटा से और शीर्षस्थ भाग से बीजांड से जुड़ी हुई रहती है। इस तंतुनुमा संरचना को हम क्या कहते हैं? बीजांड वृंत कहते हैं। बीजांड वृंत कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल या फिर बोलते हैं फ्यूनिकुलस। क्या बोलेंगे? बीजांड वृंत बोलेंगे। अब देखिएगा ये बीजांड वृंत जो है इस बीजांड से जिस भाग पर जाकर जुड़ता है, इस भाग को हम क्या बोलते हैं? इस भाग को बोलते हैं हाइलम। क्या बोला जाता है? हाइलम बोला जाता है। इसके अतिरिक्त हम देख रहे हैं कि जहां पर बीजांड वृंत जो है बीजांड से जुड़ता है उस जगह पर एक उभारनुमा संरचना निर्मित हो जाती है और इस उभारनुमा संरचना को हम क्या बोलते हैं? रेप्टे कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेप्टे। क्या बोलेंगे? रेप्टे बोलेंगे। अब ये जो बीजांड वृंत होता है ये दो काम करता है। एक काम तो ये करता है कि इस प्लेसेंटा से बीजांड को जोड़े रखता है, पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या है? इसके जो उत्तक होते हैं वो सहवनी उत्तक होते हैं। इनके अंदर पदार्थों का परिवहन होता है। तो बीजांड तक जो है पदार्थों को, भोज्य पदार्थों को, जल को इत्यादि को पहुंचाने का काम भी कौन करता है? ये बीजांड वृंत करता है। तो इसके अंदर सहवन उत्तक उपस्थित होते हैं। अब देखिएगा ये जो बीजांड है इसका निर्माण कैसे हुआ? ये उसी की संरचना है जो मैं बना चुका हूं पहले। अब देखिएगा ये बीजांड जो है ये इसका बीजांड का वृंत हो गया। अब ये इस तरीके से ऊपर जाकर पूरा 180 डिग्री के कोण पर उड़ जाता है। ये प्रतीक बीजांड जो है प्रारूपिक बीजांड के रूप में हम प्रतीक बीजांड को ही लेते हैं, क्योंकि लगभग 82% आवृत विधि पादपों के अंदर ऐसे प्रकार का बीजांड जो है वो देखने को
मिलता है। तो प्रारूपिक बीजांड के रूप में हम इस प्रत्येक बीजांड को ही लेते हैं। अब देखिएगा ये बात हो गई कि बीजांड वृंत। अब देखिएगा ये इस तरीके से ऊपर से जाकर यूं मुड़ गया। यदि ये सीधा होता तो इसकी संरचना कुछ इस तरीके से होती, ये प्लेसेंटा होता, फिर ये इसका क्या होता, ये बीजांड वृंत होता, और इसके ऊपर इस तरीके से क्या लग जाता, बीजांड लग जाता। अब यदि इस तरीके से बीजांड लगता तो इसका ये भाग आधारी भाग होता, और ये भाग कौन सा होता, शीर्षस्थ भाग होता। अब आप मान लीजिएगा कि ये यूं इस तरीके से मुड़ गया, यूं मुड़ गया, तब भी आधारी भाग कौन सा रहा, ये, और शीर्षस्थ भाग कौन सा रहा, ये रहा। तो इस चीज को विशेष रूप से याद रखना है कि बीजांड का आधारी भाग कौन सा होता है। आधारी भाग ये ऊपर वाला होता है, तो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, ये ऊपर ना होकर ये आधारी भाग है, और इस आधारी भाग को बोलते हैं निभाग। क्या बोलते हैं, निभाग, या फिर चलाजा। क्या बोला जाता है, निभाग या चलाजा बोला जाता है। दूसरा भाग कौन सा, आधारी भाग, सॉरी शीर्षस्थ भाग। और शीर्षस्थ भाग जो है ये छिद्रनुमा संरचना हमें दिखाई देती है। ये छिद्रनुमा संरचना जो है इसको हम क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार, बीजांड द्वार कहते हैं, बीजांड द्वार, जिसको बोलते हैं माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल। ये वो द्वार होता है जिसमें से पराग नलिका जो है, परागण के समय जो निर्मित होती है पराग नलिका, जब हमने नर युग्मक की संरचना के बारे में पढ़ा था, नर युग्मक के विकास के बारे में पढ़ा था, उस समय हमने बोला था कि नर युग्मक का निर्माण जो है किस तरीके से होता है, एक तो परागण से पहले उसकी स्थिति और एक परागण के बाद की स्थिति। परागण की बाद की स्थिति में हमने देखा था कि वर्तिका ग्रह के ऊपर जैसे ही परागकण पहुंचता है तो वर्तिका के अंदर किसका निर्माण होता है, पराग नलिका का निर्माण होता है, और वही पराग नलिका जो है यहाँ पर आकर बीजांड द्वार से बीजांड के अंदर प्रवेश करती है। तो ये सामने का जो भाग है जिसको हम बीजांड का शीर्षस्थ भाग कहते हैं, वो कौन सा है, बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल बोलते हैं। माइक्रोपाइल जो होता है इसका निर्माण अमूमन सामान्यतः ये देखने को मिलता है कि ये आंतरिक भित्ति जो होती है, आंतरिक अध्यावरण की भित्ति जो होती है ये करती है, और कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि आंतरिक और बाह्य दोनों भित्तियां जो है वो मिलकर किसका निर्माण करती है, बीजांड द्वार का निर्माण करती है। ये चीज हमें देखने को मिलती है। अब साहब ये तो समझ में आ गया कि ये बीजांड द्वार है, ये समझ में आ गया कि ये निभाग है। इसके अतिरिक्त तो और कौन सी संरचनाएं, और संरचनाएं हम देख रहे हैं कि ये अंदर की, एक मैं अलग पेन से आपको यदि दिखाऊं तो यहाँ पर मैंने एक संरचना बनाई हुई है जिसको मैं ब्लैक पेन से कर देता हूं। ये इतनी संरचना जो है, ये संरचना अंदर की एक और काली सी संरचना आपको पहले से दिखाई दे रही है, और इसके चारों तरफ मैंने एक और काला घेरा लगा दिया। तो अंदर वाली संरचना के बाहर की काले घेरे और अंदर की काले घेरे के बीच की जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाओं का समूह जो है ये क्या कहलाती है, इनको हम बोलते हैं बीजांड काय, बीजांड काय, या फिर इनको बोलते हैं न्यूसेलस। क्या बोलेंगे, न्यूसेलस बोलते हैं। और ये न्यूसेलस कोशिकाएं जो होती है, इन्हीं कोशिकाओं में से आधारी कोशिकाएं जो होती है, हाइपोडर्मिक सेल्स जो होती है, वह परिवर्तित होकर किसका निर्माण करती है, इस आंतरिक संरचना अर्थात भ्रूण कोश का निर्माण करती है। तो ये अंदर वाली जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, भ्रूण कोश बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भ्रूण कोश, एम्ब्रायो सेल, एम्ब्रायो सेल या भ्रूण कोश बोलेंगे। तो ये आंतरिक संरचना जो आपको दिखाई दे रही है ये क्या है, भ्रूण कोश है। ये बाह्य संरचना जो आपको दिखाई दे रही काले घेरे के अंदर, इसको हम क्या बोल रहे हैं, बीजांड काय या न्यूसेलस बोलते हैं। इसी न्यूसेलस की कोशिकाओं से ही इस भ्रूण कोश का निर्माण हुआ है। इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। कैसे हुआ है ये हम आगे और देखेंगे। भ्रूण बीजाणु जनन के अंदर हम इसको देखेंगे किस तरीके से न्यूसेलस से भ्रूण कोश का निर्माण हुआ है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना। अब यदि हम देखें तो ये न्यूसेलस जो है ये यहाँ तक है,
इस न्यूसेलस के बाहर की तरफ हम और देख रहे हैं और संरचनाएं बनी हुई है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाली संरचना और ये वाली संरचना, ये दोनों संरचनाएं जो है, दोनों आवरण जो है, इनको एक साथ में हम क्या बोलते हैं? अध्यावरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अध्यावरण बोलते हैं। इंटेग्यूमेंट्स, इंटेग्यूमेंट्स। ये जो इंटेग्यूमेंट्स अर्थात अध्यावरण जो है, यह न्यूसेलस के बाहर की तरफ इसको पूर्ण रूपेण घेरे रखने का काम करता है। अब देखिएगा ये यहाँ पर नहीं है, इस भाग में अध्यावरण नहीं है, तो जिस भाग में अध्यावरण नहीं है वहां पर किसका निर्माण होता है? बीजांड द्वार का निर्माण होता है, और जहां से पराग नलिका जो है वो बीजांड के अंदर प्रवेश करती है। तो हमने कितनी संरचनाएं देख ली? एक तो देख लिया प्लेसेंटा, इसके ऊपर बीजांड ग्रंथ, इसके ऊपर ये रेफे हो गया, हाइलम हो गया जहां से वो जुड़ रहा है। इसके अतिरिक्त ये आधारी भाग जो है ये क्या कहलाता है? चला जा या निभाग कहलाता है। ये आगे और काम आने वाला, ध्यान रखिएगा इसको। उसके बाद में क्या है? उसके बाद में ये जो आवरण है, इस आवरण को हम क्या कहते हैं? अध्यावरण कहते हैं। इस अध्यावरण के बारे में थोड़ा और डिटेल से हम आगे देखते हैं। तो ये अध्यावरण हो गया। उसके बाद में इसके अंदर अध्यावरण से घिरी हुई जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाओं का समूह जो है, ये पेरेन्काइमस टिश्यू होता है। प्रदूतकी कोशिकाओं का जो समूह होता है, इस समूह को हम क्या कहेंगे? बीजांड काय या न्यूसेलस बोलते हैं। और इस न्यूसेलस की ही एक कोशिका ऐसी होती है जो कि किसका निर्माण करती है? जो कि भ्रूण कोश का निर्माण करती है। तो ये अंदर की जो संरचना हमें दिखाई दे रही है, ये कौन सी है? भ्रूण कोश होती है। इसका निर्माण कैसे हुआ ये हम आगे देखने वाले हैं। अब इसमें हमें डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता है किसको? अध्यावरण को। आगे देखते हैं हम किसके बारे में? अध्यावरण के बारे में। तो जो अध्यावरण है ये है क्या? न्यूसेलस को घेरे हुए आवरण जो है उसको हम क्या कहेंगे? अध्यावरण कहेंगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं अध्यावरण। इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने दो परतें बनाई, एक ये परत और एक ये परत। दो परतें जब है तो दो परतों के अंदर अंदर वाली परत जो है वो क्या कहलाएगी? आंतरिक अध्यावरण, इनर इंटेग्यूमेंट्स। और बाहर वाली क्या है? आउटर इंटेग्यूमेंट्स। तो इनर इंटेग्यूमेंट्स और आउटर इंटेग्यूमेंट्स दोनों को साथ में बोले तब वो क्या कहलाएगा? इंटेग्यूमेंट्स कहलाएगा। ये तो सामान्य सी बात है। अब इसके बाद कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनके अंदर अध्यावरण के अंदर केवल एक परत होती है, केवल एक परत होती है। तो अध्यावरण के अंदर परतों की संख्या के आधार पर अध्यावरण को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। पहला कौन सा? यूनिटैग्मिक, यूनिटैग्मिक ओव्यूल। यूनिटैग्मिक ओव्यूल, यूनि मतलब एक, टैग्मिक मतलब ये, इंटेग्यूमेंट्स और ओव्यूल मतलब बीजांड। एक अध्यावरणी बीजांड, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? एक अध्यावरणी बीजांड। परिभाषा समझ में आ गई? ऐसा बीजांड जिसमें अध्यावरण की एक परत हो, एक अध्यावरणी बीजांड कहलाता है। सब ऐसा कहां पर देखने को मिलता है? ऐसा हमें देखने को मिलता है द्विबीजपत्री पादपों के अंदर वर्ग होते हैं। तीन वर्ग में मेजर रूप से, इसको बड़े रूप से यदि कहें तो तीन भागों में डिवाइड किया हुआ है। उसमें से दो भाग, पहला कौन सा? पहला भाग है गैमोपेटेली और दूसरा भाग है मोनोक्लेमाइडी। मोनोक्लेमाइडी, गैमोपेटेली तथा मोनोक्लेमाइडी तो दो ग्रुप है। इन दो ग्रुप के अंदर जो ओव्यूल्स होता है वो मोस्टली कौन सा होता है? यूनिटैग्मिक होता है, मतलब उसमें अध्यावरण एक होता है। कई बात समझ में। दूसरा देखिएगा, दूसरा हम यदि देखें तो उसको हम बोलेंगे बाइटैग्मिक। क्या बोलेंगे? बाइटैग्मिक ओव्यूल। बाई मतलब दो, टैग्मिक मतलब इंटेग्यूमेंट्स। ऐसा ओव्यूल जिसके चारों तरफ क्या हो? जो ओव्यूल इंटेग्यूमेंट्स है उसकी संख्या कितनी हो? दो हो, तो वो क्या कहलाएंगे? बाइटैग्मिक ओव्यूल कहलाएंगे। और बाइटैग्मिक ओव्यूल जो है इसका यदि हम उदाहरण देखें
तो पहली बात तो लिखते हैं कि समस्त एक बीजपत्री पादप, समस्त एक बीजपत्री पादपों का जो ओव्यूल होता है वो बाइटैगमिक होता है, उसके अंदर दो आवरण होते हैं। ठीक बात। दूसरा देखें द्विबीजपत्री में, द्विबीजपत्री में, द्विबीजपत्री पौधों के अंदर यदि हम बोलें तो द्विबीजपत्री पौधों के अंदर जो शेष बच गया कौन सा वाला, पॉलीपेटलिक, पॉलीपेटलिक, इस ग्रुप के अंदर बाइटैगमिक प्रकार का ओव्यूल देखने को मिलता है। तीसरे वाला अपवाद स्वरूप बहुत कम देखने को मिलता है ऐसा, लेकिन उसको भी हम देख लेते हैं कि कौन सा है, पॉलीटैगमिक। पॉली मतलब अधिक, दो से अधिक, सामान्यतः 3 देखते हैं तो उसको ट्राइटैगमिक भी बोल सकते हैं या ट्राइटैगमिक का ओव्यूल, या फिर इसको कहते हैं पॉलीटैगमिक कह सकते हो, पॉलीटैगमिक ओव्यूल। बहुत ज्यादा तो नहीं, 3 आवरण देखने को मिलते हैं। ऐसा होता है कि यहाँ पर 2 हम देख रहे हैं तो इसकी जगह कितने आवरण हो जाते हैं, 3 आवरण हो जाते हैं। तो ऐसे आवरण को क्या बोलेंगे हम, पॉलीटैगमिक ओव्यूल बोलेंगे। और ऐसा हमें देखने को मिलता है लीची के अंदर। कहां पर देखने को मिलता है, लीची के अंदर। और एक और पौधा है ट्राइएंथीमा, ट्राइएंथीमा जो है इसके अंदर भी हमें इस तरीके का ट्राइटैगमिक प्रकार का ओव्यूल देखने को मिलता है। ये हो गया ट्राइटैगमिक। और ये ट्राइटैगमिक प्रकार का जो ओव्यूल है इसके अंदर सबसे बाह्य आवरण जो होता है, जो तीसरी परत बनती है, उस तीसरी परत को क्या बोला जाता है, एरिल बोला जाता है। किसका निर्माण हो गया, तीसरी परत के रूप में एरिल का निर्माण हो गया। इसके अतिरिक्त यूफोर्बिएसी कुल के जो पादप होते हैं उसके अंदर एक और संरचना बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कारणकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कारणकल बोलते हैं। ये कारणकल क्या है, कारणकल वास्तव में ये जो बाह्य बीजांड आवरण जो है, अध्यावरण जो है, ये अध्यावरण जो है इस तरीके से वृद्धि करता है और वृद्धि करके बाहर की तरफ अतिरिक्त वृद्धि कर लेता है। तो ये अतिवृद्धि जो है, इस अतिवृद्धि को हम क्या बोलते हैं, कारणकल बोलते हैं। और ये इस तरीके का कारणकल जो है इसका निर्माण किसमें होता है, सामान्यतः देखा गया है यूफोर्बिएसी कुल के सदस्यों में। और यूफोर्बिएसी का एक सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो क्या है, रिशिनस, अरंडी। क्या है, अरंडी। तो ये अरंडी जो है इसके अंदर इस तरीके की एक और अतिरिक्त संरचना देखने को मिलती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कारणकल बोलते हैं। अब देखिएगा कुछ परजीवी आवृतबीजी पादप है जिसके अंदर ये टैगमिक जो है ये नहीं पाया जाता है। तो ऐसे पादप जिसके अंदर इंटैगमेंट्स जो है वो नहीं पाया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, अध्यावरणी या अध्यावरणी बीजांड। क्या बोलेंगे, अध्यावरणी बीजांड, या अंग्रेजी भाषा में बोले तो क्या बोलेंगे, एटैगमिक ओव्यूल बोलेंगे। एटैगमिक ओव्यूल वो जिसके चारों तरफ आवरण नहीं होता है। और ऐसा हमें देखने को मिलता है कहां पर, कुछ परजीवी आवृतबीजी पादप है। कौन से, एक पादप है जिसका नाम है लॉरेंथम। क्या नाम है, लॉरेंथम। दूसरा पादप है विस्टम। इन पादपों के अंदर जो है अध्यावरण जो है वो नहीं पाया जाता, अनुपस्थित होता है। ऐसे पादपों को हम क्या कहते हैं, अनअध्यावरणी पादप भी बोलते हैं। कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनके अंदर सामान्यतः देखने को मिलता है यूफोर्बिएसी कुल के पादपों के अंदर, या अम्बिलिफेरी कुल के पादपों के अंदर, या लिलिएसी कुल के पादपों के अंदर। ऐसा हमें देखने को मिलता है कि ये जो भ्रूणकोश है, भ्रूणकोश जब वृद्धि करता है ये अंततः जाकर किसका निर्माण करेगा, बीज का निर्माण करेगा। तो ये भ्रूणकोश जो है इसकी वृद्धि जो है, इसकी वृद्धि इधर अतिरिक्त वृद्धि ना हो, इसलिए क्या है कि इस भ्रूणकोश तथा इस
बीजांड वृंत जो है, इस दोनों के बीच में अतिरिक्त कुछ विशिष्ट कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। और ये विशिष्ट कोशिकाओं का समूह जो है, इसके अंदर लिग्निन वगैरह का जमाव हो जाने के कारण ये कोशिकाएं जो है थोड़ी मजबूत हो जाती है और ये कोशिकाएं इस भ्रूण कोश को इधर की तरफ वृद्धि करने से रोकती है। इस संरचना को हम क्या बोलते हैं? हाइपोस्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोस्टेट बोलते हैं। हाइपोस्टेट क्या करता है? भ्रूण कोश जो है उसकी पार्श्वीय वृद्धि जो है वो अतिरिक्त ना हो, इसको रोकने का कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ विशिष्ट पादपों के अंदर, जैसे एक पादप है जिसका नाम होता है कास्टेलिया। कास्टेलिया, इस कास्टेलिया पादप के अंदर ऐसा देखा गया है कि ये जो इसका बीजांड द्वार वाला जो शीर्ष है, बीजांड द्वार वाला शीर्ष, यहाँ पर जो है, यहाँ की जो बीजांड काय की कोशिकाएं जो है ये कुछ विशिष्ट प्रकार से विशिष्टीकृत होकर किसका निर्माण कर देती है? एक कटोरे नुमा संरचना का निर्माण कर देती है और इसको क्या बोला जाता है? एपिस्टेम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एपिस्टेम बोला जाता है। हाइपोस्टेम क्या करता है? हाइपोस्टेम भ्रूण कोश को अतिरिक्त वृद्धि होने से रोकता है, इधर की तरफ बढ़ने से रोकता है। और एपिस्टेम जो है कटोरेनुमा संरचना है जो कि किससे निर्मित हुई है? बीजांड काय या न्यूसेलस से निर्मित हुई है। इसके अतिरिक्त कुछ विशिष्ट कोशिकाएं होती है या कुछ विशिष्ट संरचनाएं होती है जो कि पराग नलिका के बीजांड द्वार से होते हुए प्रवेश को नियंत्रित करती है या उसको प्रवेश के लिए उत्तरदायी होती है। इन कोशिकाओं को क्या बोलते हैं? इन कोशिकाओं के समूह को सेतुक या ऑब्ट्यूरेटर बोलते हैं। ऑब्ट्यूरेटर बोलते हैं। ये ऑब्ट्यूरेटर क्या करता है? पराग नलिका को बीजांड में प्रवेश के समय उसका नियंत्रण करता है या उसको बीजांड के अंदर प्रवेश के लिए ये उत्तरदायी होती है। आई बात समझ में? ये तो होगी कुछ विशिष्ट संरचनाएं। एक संरचना और बच गई, ये जो बीजांड काय होता है, ये बीजांड काय की कोशिकाएं जिस समय भ्रूण कोश का परिवर्तन हो रहा होता है उस समय बीजांड काय की कोशिकाओं को यह पोषण के रूप में ग्रहण कर लेता है, ये खा लेता है और ये धीरे धीरे क्या हो जाती है? बीजांड काय समाप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति के अंदर जब ये समस्त बीजांड काय की कोशिकाएं जो है ये इसके पोषण के रूप में काम आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? ये अंतः अध्यावरण जो होता है, अंतः अध्यावरण की कुछ कोशिकाएं जो है वो विशिष्टीकृत हो जाती है। किस हेतु? इसको पोषण प्रदान करने हेतु। और इस तरीके से विशिष्टीकृत हुई कोशिकाओं को क्या बोलते हैं? विशिष्टीकृत हुई कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं? अध्यावरणी टेपिटम बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अध्यावरणी टेपिटम बोलेंगे। ये अध्यावरणी टेपिटम जो है, इंटेगुमेंट टेपिटम जो है, ये किससे निर्मित हुई? अंतः अध्यावरण की कोशिकाएं जो है वो विशिष्टीकृत हुई, अध्यावरण टेपिटम का निर्माण किया और ये अध्यावरणी टेपिटम जो है ये किसको पोषण देगी? इस वृद्धिशील भ्रूण कोश को पोषण देगी। अब आगे हमें क्या देखना है? आगे हमें ये देखना है कि सभी पादपों के अंदर जितने भी पादप है, आवृतबीजी पादप जो है, उन तमाम आवृतबीजी पादपों के अंदर बीजांड जो है इसकी संरचना ऐसी नहीं होती। इसकी संरचना जो है वो देखने में कुछ विशिष्ट प्रकार से दिखाई देती है, अलग अलग तरीके से होती है। इसका आधार क्या है? आधार देखिएगा 3 चीजें। कौन कौन सी? पहला देखिएगा, ये हम देख रहे हैं, इसको क्या बोला हमने? बीजांड वृत्त, फ्यूनिकल। दूसरा क्या है? निभाग, चलाजा। और तीसरा क्या? तीसरा जिसको हमने बोला बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल। इन तीनों की स्थिति जो है इसके आधार पर, किसी में ये इस तरीके से है, किसी में टेढ़ा है, किसी में घोड़े की नाल के आकार का है, तो इनकी स्थिति के आधार पर हमने इस बीजांड को अलग अलग प्रकारों में बांटा हुआ है। और वो प्रकार कौन से हैं उनको हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। कुछ भी यदि समझ में नहीं आता है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है और संभवतः जहां तक मेरी जानकारी है ये समझ में आ जाएगा। अब अगले वीडियो में हमें क्या देखना है? अगले वीडियो में हमें देखना है बीजांड के
प्रकार के बारे में। उसके बाद हमें क्या देखना है, उसके बाद हमें देखना है कि इस मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश का निर्माण कैसे हुआ। इस भ्रूण कोश के अंदर कुछ विशिष्ट संरचनाएं भी आपको दिख रही है। ये बीच में आपको द्वितीयक केंद्रक दिखाई दे रहा है, ऊपर की तरफ 3 कोशिकाएं दिखाई दे रही है, नीचे की तरफ 3 कोशिकाएं दिखाई दे रही है। नीचे की तरफ की जो कोशिकाएं बीजांड द्वार की तरफ है, इनको हम क्या बोलते हैं, एग एपरेटस या फिर अंड समुच्चय कहते हैं, जिसमें से एक कोशिका जो होती है वो अंड कोशिका होती है और 2 सहायक कोशिकाएं होती है। इसके अतिरिक्त प्रतिमुखी कोशिकाएं जो ऊपर की तरफ है, जनाधार की तरफ है, इन कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं बोलते हैं। और बीच वाला जो आप देख रहे हैं इसको हम द्वितीयक केंद्रक बोलते हैं। तो इन कोशिकाओं का मतलब 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की भ्रूण कोश का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में हमें आगे पढ़ना है। और उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम अंड जनन। क्या बोलेंगे, अंड जनन या गुरु बीजाणु जनन। जिस तरीके से हमने लघु बीजाणु जनन पढ़ा था, उसी तरीके से हम देखेंगे अगले वीडियो में गुरु बीजाणु जनन के बारे में। नमस्कार।